एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी मेक आवर बॉडी बैलेंस्ड। हम अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में पढ़ाया था और इंटरनल ईयर के बारे में पढ़ाया था। मैं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगी जिससे मैं आपके इंटरनल ईयर के बारे में रिवाइज करा सकूं और लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो रिवाइज करा सकूं। और आज की कहानी मतलब बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम हम लोग अपनी कानों से कैसे मेंटेन करते हैं वो पढ़ा सकूं। देखो, हियरिंग जो है वो काम भी मतलब हम क्या सुन रहे हैं ये भी ब्रेन डिसाइड करता है, और हमारी बॉडी जब हमें बॉडी को बैलेंस करना है तो हमें कैसा रिस्पॉन्स करना है ये भी हमारी बॉडी ही डिसाइड करती है, मतलब आपका ब्रेन ही डिसाइड करता है। पर उसे सिग्नल कि हमें ऐसा मुड़ना है, कि हमें ऐसा मुड़ना है, कि हमें ऐसा मुड़ना है, हमें कैसा करना है ये ब्रेन डिसाइड करता है। पर उसका सिग्नल कि भैया बॉडी इम्बैलेंस हो रही है उसे बैलेंस करो नहीं तो गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, ये कौन सिग्नल देता है ब्रेन को? ये ब्रेन को सिग्नल देता है हमारा इंटरनल ईयर। पर क्या पूरा इंटरनल ईयर सिग्नल दे सकता है ब्रेन को इक्विलिब्रियम का? तो इसका आंसर है नहीं। तो कौन सा पार्ट देता है, कैसे देता है, कैसे आपकी बॉडी बैलेंस करती है, ये आज की कहानी में हम लोग सीखेंगे। सो शुरू करते हैं। ये हमारा एक ईयर है, बट हमारा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है बोलो मुझे? हमारा मैटर ऑफ कंसर्न तो इंटरनल ईयर है। सो मैं इंटरनल ईयर बनाती हूँ, ठीक है। टिंग 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 टिंग। ओके, लेट मी मेक द इंटरनल ईयर। सबसे पहले मैं कॉक्लिया बना लेती हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी वो मैं अपना कंसर्न है नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अपने को उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब इसके अंदर अपन लोगों ने क्या बनाया था बोलेंगे मुझे? इसके अंदर हम लोगों ने दो बलून्स बनाए थे ऐसे करके, इस टाइप के हमने दो बलून्स बनाए थे, ठीक है। बहुत ही अजीब बने हैं पर ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं अपने को। अभी अपने को बस एक रफ डायग्राम देखना है कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा पतला भी बना सकते हैं। टिंग 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 टिंग, रेड वन, ठीक है, द रेड वन। यार मैं इसको थोड़ा पतला बनाती हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो चैम्बर थे, वन इज द यूट्रिकल एंड सेकेंड इज द सैकुलस, ठीक है। और हमने ये पर्पल वन क्या बनाया था मेरे बच्चों? बोनी लैब्रिन्थ, आपको पता होना चाहिए। ये क्या बना है अपने पास? बोनी लैब्रिन्थ, ठीक है। सो दिस इज आवर बोनी लैब्रिन्थ, ठीक है, डन हो गया। सो ये तो हमको बता थी पहले ही बात, अपने को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम कौन करेगा वो भी अपन बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर मोटी मोटी सी सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकलती हैं, ओके। यहाँ से मोटी मोटी सी सेमी सर्कुलर क्या निकलती हैं? कैनाल्स, ठीक है। ये एक कैनाल हुई, डन है। दूसरी कैनाल भी अपन लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, डन है, डन है। पर ये सारी कैनाल जुड़ी इसी से होंगी, है ना बच्चों? इससे जोड़ते हैं अपन इसको। टिंग टिंग, ओ शिट, ठीक है। इसको अपन को ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। ओ शिट, ये, अरे यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ब्लैक पेन? ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसको भी अपन जोड़ ही लेते हैं। तो आओ इसको अपन ऐसे करके जोड़ लिए, ठीक है। एक उधर वाली रहने दो, बस उधर वाली उधर से आएगी, ठीक है। एक और बना लेते हैं जिसको मैं पिंक कलर से बनाऊंगी। ये है वो अगली, ठीक है। ये कैसे जाती है? ऐसे साइड बाय साइड जाती है ना, ये ऐसे जाती है साइड बाय साइड, ऐसे फूला दो इसे भी, ठीक। ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कैनाल्स हैं ये सब पूरा। अभी ये जो पूरा ये है पूरा कैनाल, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, ध्यान से समझना ना, ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है ये इनके अंदर, ये जो बलून था ध्यान समझो, ये जो बलून्स था ये तो इनके अंदर भी गया था, ये तो इनके अंदर भी गया था, पढ़ा हम लोगों ने। ये जो बलून था ये तो इन कैनाल्स के अंदर भी है, ठीक। हाँ मैम, ये तो पढ़ाया आपने कि ये जो बलून है ये तो इन कैनाल्स के अंदर भी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस कैनाल के अंदर भी डाल दो, ठीक है।
ये, और फिर सारी कैनाल्स जो हैं, देखो अब इसको लिख भी देती हूं मैं, ये क्या है आपका सेमी सर्क्यूलर कैनाल, ये अंदर रेड वाली क्या है सेमी सर्क्यूलर डक्ट, सेमी सर्क्यूलर डक्ट। अब सारी सेमी सर्कुलर डक्ट किस में खुलती है, दो बलून लाइक चेंबर्स हैं हमारे पास, दो बलून लाइक चेंबर्स हैं हमारे पास, एक है यूट्रिकुलस, ठीक है, एक है यूट्रिकुलस और एक है सैक्यूलस। वन इज द यूट्रिकुलस एंड सेकेंड इज द सैक्यूलस। सारी सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो है वो मेम्ब्रेनस है, यहां पे लिखूंगी डक्ट कैसी है मेम्ब्रेनस, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ यूट्रिकुलस, मेम्ब्रेनस। और कैनाल कैसी है बोनी, तो कैनाल इज द पार्ट ऑफ बोनी लैबिरिंथ एंड डक्ट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, क्योंकि आपको पता है कि बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, इसलिए यूट्रिकुलस का एक्सटेंशन ये सारी डक्ट है। सारी डक्ट कहाँ खुल रही है यूट्रिकुलस में खुल रही है। डन है, इतनी बात समझ में आई। अब आप ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। देखो ये पूरा पार्ट हम लोगों ने क्या कहा था लास्ट क्लास में, बोलिए, ये पूरा पार्ट कहा था हम लोगों ने कॉक्लिया, और मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा कि हियरिंग का जो मेन काम होता है वो कॉक्लिया का ही होता है, ठीक है, हियरिंग जो होता है वो कॉक्लिया का होता है। बेटा मेरे बच्चों, कॉक्लिया के ऊपर जितना भी हिस्सा है, ये नहीं, कॉक्लिया के ऊपर जितना भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी कॉक्लिया के ऊपर, इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, इसे हम कहते हैं, ओहो, इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है। क्या क्या आ रहा है बताओ मुझे, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस कहते हैं, कॉक्लिया के ऊपर जितना भी हिस्सा है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। और वेस्टिब्यूलर अपैरेटस भी जो है वो क्या करता है, बॉडी को बैलेंस, ठीक है, बॉडी का बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। समझ में आ गई बात। तो बॉडी में बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वेस्टिब्यूलर अपैरेटस होता है, और हियरिंग करने के लिए कॉक्लिया होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है, कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है, द लिक्विड इज नोन एज, बना दूं, कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है, ऐसे ही बना देती हूँ हल्का हल्का सा, येलो येलो बना रही हूँ, है ना, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो बना रही हूँ, ठीक। कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है, आई थिंक इट इज विजिबल और नॉट, आई डोंट नो, मैं येलो येलो बना रही हूँ। कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को मैं क्या कहती हूँ, कॉक्लिया के अंदर जो लिक्विड होता है इसे मैं कहती हूँ पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, ठीक। और द पर्पल वन इज कॉल्ड एज बोनी लैबिरिंथ, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, पर्पल वन को क्या कहते हैं, बोनी लैबिरिंथ। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि जो इंटरनल ईयर होता है, ध्यान समझना मेरी बात को, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कहानी समझाई थी कि जो इंटरनल ईयर होता है ये गुफा है, समझे आप मेरी बात को। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि एक गुफा है, एक भूल भुलैया है, लैबिरिंथ का मतलब भूल भुलैया होता है, ठीक है। तो हम ऐसे एक्सटर्नल ईयर से चलते आ रहे हैं, मिडिल ईयर से होते हुए, और हमने देखा कि बोन का एक बहुत ज्यादा घुमाव बना हुआ अंदर ही अंदर, ठीक है। ये घुमाव टेम्पोरल बोन का, ये इवन इसके चारों तरफ पूरी टेम्पोरल बोन भरी हुई है, समझ में आई बात। ये जो घुमाव है इट इज नथिंग, इट इज द इंटरनल ईयर। अब बोन का जो घुमाव है उसे कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। इस बोन के अंदर हमने एक मेम्ब्रेन भरी है जो कि इसी बोन के शेप ले रही है, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसे हम लोगों ने क्या कहा था, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो भैया बोन के अंदर एक बलून भरा हुआ है विच इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। डन हो गया। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ शेप ले लेता है किसका, बोनी लैबिरिंथ का, ठीक है। अब बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक लिक्विड भरा है विच इज कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। ऐसा ही एक लिक्विड यहाँ पर भी भरा हुआ है पूरे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में। देखो येलो येलो वाला जो हिस्सा है ना वो यहाँ पर भी पाया जाएगा, यहाँ पर पूरे, ये भी बोनी लैबिरिंथ का हिस्सा है, तो पूरा येलो येलो पेरिलिम्फ, पूरे बोनी लैबिरिंथ, जहां जहां बोनी लैबिरिंथ होगा बच्चों वहां वहां पेरिलिम्फ पाया जाएगा।
ऐसे ही एक लिक्विड कहाँ पाया जाता है, आपके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में पाया जाता है। इस लिक्विड को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस लिक्विड को हम लोगों ने पढ़ा था एंडोलिम्फ, ठीक है। इस लिक्विड को मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंडोलिम्फ। ये लिक्विड की जरूरत हमें क्यों है, क्योंकि जब लिक्विड मूव करता है तभी हम बैलेंस या हियरिंग कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि लिक्विड मूव करेगा तो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस को ही को एज अ सिग्नल हम कनेक्ट, वाइब्रेट होता है तो नर्व से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके नर्व कहाँ ले जाती है, ब्रेन में ले जाती है। सो एंडोलिम्फ समझ में आया, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, और पेरिलिम्फ इज द बोनी लैबिरिंथ के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस जो है वो किन किन चीजों से बना हुआ है, तो हियरिंग का मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ा मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं, आइए टिंग टिंग टिंग, लास्ट क्लास में मैं आपको लेके चलूंगी तभी आपको मजा आएगा। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको हियरिंग में क्या समझाया था कि जब आप पिन्ना से क्या करते हो, साउंड को कलेक्ट करते हो। ध्यान समझना, जब आप अपने ईयर पिन्ना से साउंड को कलेक्ट करते हो तो साउंड आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से होते हुए टिम्पैनम में टकराता है, टिम्पैनम वाइब्रेट होती है, ये वाइब्रेशंस जो हैं ये मेलियस को दिए जाते हैं, मेलियस एम्पलीफाई करता है, ठीक है, टकराता वाइब्रेट होता है, तो एम्पलीफिकेशन इंकस को देता है, और फिर स्टेपिस, स्टेपिस का साइज छोटा होने की वजह से एम्पलीफिकेशन वहाँ सबसे ज्यादा होता है। अब आप लोगों को अगर कॉक्लिया का स्ट्रक्चर याद होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, आप जाकर वो लेक्चर देखना, क्योंकि वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरे बच्चों। कॉक्लिया में जहां पर आपका स्टेपिस टकराता है वहां पर एक विंडो होता है, ठीक है, एक विंडो होता है विच इज कॉल्ड एज ओवल विंडो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि स्टेपिस इज कनेक्टेड टू द कॉक्लिया, ठीक है। स्टेपिस से वाइब्रेशंस होते हैं जिसको कलेक्ट करता है कॉक्लिया, क्योंकि कॉक्लिया जो होता है वो बेसिकली हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हियरिंग कौन करवाता है, कॉक्लिया करवाता है, ये तो अभी बात हो गई। और स्टेपिस जो होता है वो वाइब्रेशन को किसको देता है, कॉक्लिया। पर जिस जगह पर कॉक्लिया के टकराता है उसे हम कहते हैं कौन सा विंडो, ओवल विंडो, ठीक है। जैसे ही ओवल विंडो में वाइब्रेशन आएगा, ये वाइब्रेशन कहाँ जाएगा भैया, देखो मेरे पेरिलिम्फ में भी गया, एंडोलिम्फ में भी गया। पेरिलिम्फ से होते हुए वाइब्रेशंस जो हैं वो कहाँ आएंगे, बेसिलर, आपके देखो ध्यान से कहाँ कहाँ आया, यहाँ पर जहाँ पेरिलिम्फ ऊपर वाले चैम्बर को हम लोगों ने क्या कहा था बताओ, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में आया, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में आया, ठीक है। उसके बाद वहां से होता हुआ स्केला टिम्पैनी के पेरिलिम्फ में आया, पेरिलिम्फ से टकराया किससे, बेसिलर मेम्ब्रेन से, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर सेल, हेयर सेल के ऊपर क्या होते हैं, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया के ऊपर क्या होते हैं आपकी टिक्टोरियल मेम्ब्रेन, टिक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और उस एक्शन पोटेंशियल को हम जो कॉक्लिया, जो आपकी नर्व होती है वो कलेक्ट करके ब्रेन में ले जाते हैं, और आप इस तरीके से सुन पाते हो। तो आपको समझ में आया कि हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सिग्नल होता है वो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ में गया, पेरिलिम्फ में और एंडोलिम्फ में गया, तो एंडोलिम्फ जो कहाँ पर होता है, ये होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हमने क्या कहता है, रीजनल मेम्ब्रेन, वो भी वाइब्रेट हुई। नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन, वो भी वाइब्रेट हुई। बेसिलर मेम्ब्रेन को एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट करता है और साथ ही साथ पेरिलिम्फ भी वाइब्रेट करता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है वो देखो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गए और फिर ये बेसिलर मेम्ब्रेन को मारे, टक 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 टक, उसके ऊपर क्या है, हेयर सेल, उसके ऊपर क्या है, स्टीरियोसीला, उसके ऊपर क्या है, टिक्टोरियल मेम्ब्रेन, और वाइब्रेशन हुआ और उसका एक्शन पोटेंशियल को हमने कैच किया नर्व ने। इस तरीके से हेयरिंग होती है, ये हमने समझ लिया था लास्ट क्लास में। अब अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ, देखो टिंग टिंग टिंग, सपोज दैट कि आप क्या कर रहे हो बच्चों मेरे, देखो रुक जाओ, चलो अब अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं ईयर से, तो बैलेंस कौन करता है, ये करता है वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। समझ में आई बात, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब वेस्टिब्यूलर जो अपैरेटस होता है इसमें दो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में बोनी लैबिरिंथ का भी कोई काम नहीं है, अभी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का काम है। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो टिंग टिंग टिंग, एक पढ़ा यूट्रिकुलस सैकुलस और सेमी सर्कुलर डक्ट्स, कैनाल के अंदर यूट्रिकुलस से क्या जुड़ी होंगी, डक्ट्स जुड़ी होंगी, ठीक है। तो अभी हमको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ से काम है, बोनी लैबिरिंथ से अभी हमको इक्विलिब्रियम का कोई काम नहीं है, ठीक है। वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है किससे बना हुआ है, सेमी सर्कुलर डक्ट से, सेमी सर्कुलर डक्ट से, ठीक है, तीन होती हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर डक्ट एंड ऑटोलिथ ऑर्गन, ऑटोलिथ ऑर्गन्स,
ठीक है। अब ऑटोलिथ ऑर्गन्स में हमारे पास दो चेम्बर्स हैं, एक को कहते हैं यूट्रिकुलस, ठीक है, और एक को कहते हैं सैकुलस, एक को कहते हैं सैकुलस। ये हो गया। ऑटो का मतलब होता है ईयर, ऑटो का मतलब होता है ईयर, और लिथ का मतलब होता है रॉक। तो क्या हमारे कान में कोई रॉक पड़ा होता है मैम? तो क्या हम पूरा बिल्डिंग बना सकते हैं उस रॉक का? अरे नहीं मुन्ना, कुछ रॉक होते हैं जिनका बैलेंस करने में काम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़े बहुत, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। समझ में आई बात? आइए, अब ये बात चली है तो हमको ये जानना जरूरी है कि बैलेंस जो होता है, ध्यान समझना, अब अगर बात चली है तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो बैलेंस होता है वो कितने टाइप का हो सकता है। मैंने स्लाइड्स में भी लिखा है, आप देखना। अब बेटा बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको समझा दूं कि जो बैलेंस होता है वो बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है स्टैटिक बैलेंस, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक होता है अपना स्टैटिक बैलेंस, ओके, सो वन इज द स्टैटिक बैलेंस, पढ़ेंगे इसके बारे में, स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। और एक होता है डायनेमिक बैलेंस या इक्विलिब्रियम हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, डायनेमिक बैलेंस, ठीक है, या इसी को हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसे हम डायनेमिक, इक्विलिब्रियम या बैलेंस कुछ भी कह सकते हैं। और राइट नाउ हम बैलेंस और इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। डन हो गई इतनी बात? चलिए, सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज अ स्टैटिक एंड सेकेंड इज अ डायनेमिक। मतलब समझिए क्या है। जब कभी भी हम कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए GIF लेके आई हूँ, ठीक, सपोज दैट कि हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जिस स्टोरी को ध्यान समझना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब हम कोई कार ड्राइव करते हैं और हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो जाके स्टीयरिंग में नहीं अपना माथा फोड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ये आदमी ब्रेक लगा रहा है पर आपने देखा कि ये आगे तो आता है पर किसी चीज़ से टकराता नहीं है, ठीक। तो जब हम कार ड्राइव करते हैं और हम ब्रेक लगाते हैं तो हम थोड़ा आगे जाते हैं पर हमारी बॉडी बैलेंस्ड आती है और फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो किसी एक जगह पर खड़े रहकर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, समझो, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आप अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? तो आप अपनी बॉडी को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कैसे बैलेंस करते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? सपोज दैट कि मैं बिस्तर में बैठ गई हूँ और अब मुझे पीछे की ओर लेटना है, तो क्या ऐसा होता है कि गई मैं और धड़ाक से गिर गई और मेरा मुंडा फूट गया? ऐसा नहीं होता। हम लोग बैठते हैं और धीरे 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 करके हम बिस्तर पे लेट जाते हैं और हमारी आंख सामने की ओर होती है, ठीक है। आई बात समझ में? ये भी क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही होता है। आप एक जगह पर बैठे, आपकी बॉडी, ऐसा थोड़ी होता कि घट से गए और जाके जमीन में गिर गए। इवन जब मैंने ऐसे किया तो मैं सामने की ओर देख रही थी और मेरी बॉडी कॉन्शियस थी कि कहीं मैं पीछे की ओर गिर ना जाऊं, इसलिए मैं धीरे धीरे पीछे हो रही थी। तो ये जो धीरे धीरे पीछे हो रहे हो, ये तुम्हें ब्रेन बता रहा है कि तुम गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। इसका सिग्नल कौन देता है ब्रेन को? इसका सिग्नल देता है आपका ईयर। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो किसी एक जगह पर खड़े रहकर, बैठकर जब आप अपनी कोई पोजीशन चेंज करते हैं तो वो पोजीशन आपके लिए हानिकारक ना हो, आपको उससे चोट ना लग जाए, इसका सिग्नल जो है वो ईयर किसको देता है? ब्रेन को। ब्रेन ये डिसाइड करता है कि भैया ऐसा कि जो है अब आपको ऐसा चेंज करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आपका माथा फूट सकता है, कमर टूट सकती है। ईयर ये बता देता है कि भैया बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, आप अपने आप को संभाल लो, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। ब्रेन बॉडी को, बॉडी के अदर पार्ट को कमांड देता है कि प्लीज अपनी मसल कड़क कर लो और जब आप पीछे लेट रहे हो तो गिरना मत। आप फ्रंट मसल को कड़क कर लो ताकि आप ब्रेक लगाओ तो जाकर स्टीयरिंग में टकराओ नहीं। दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि जब आप एक जगह पर खड़े रहकर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात ना? तो ये लिख दूं इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं। ओके, बैलेंस ऑफ द बॉडी with respect to the
टू द ग्रेविटी। समझ में आई बात? बैलेंस ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। समझ में आई बात? कोई टेंशन तो नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। आप लोगों ने ये मैरी गो राउंड देखा है, ये झूला? इसमें बचपन में हम लोग ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते थे और ऐसे राउंड 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 जो है कोई झूला झूलाता था, ठीक है। हम लोग जब झूलते थे तो हम देखते थे कि हमारी बॉडी जो है वो पीछे की ओर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। समझ में आई बात? कौन सा फोर्स लग रहा है बाहर की ओर जा रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं कि हम फ्रंट की मसल को कड़क कर लेते हैं और हम अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बॉडी को आगे की ओर खींचते हैं। दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपकी बॉडी, आपका जो पोजीशन है बॉडी का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। सो बैलेंस ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन एंड एक्सीलरेशन। समझ में आई बात? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आप एक जगह पर बैठे हैं और वहां से आपकी बॉडी चेंज हो रही है और आपको बैलेंस करना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, तब आपको बैलेंस करना होता है। समझ में आई बात? तो अगर मान लो कि ऐसा झूला झूल रहे हैं और सेंट्रीफ्यूज झूल रहे हैं, तो कौन सा, जब आप किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो चीज़ें बाहर की ओर जाती हैं और इस प्रकार के फोर्स को मेरे बच्चों कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, जब कोई चीज़ सेंटर की ओर आए तो इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जब सेंटर से बाहर की ओर जाए तो इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब इस झूले को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो सेंटर या किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से गोल गोल घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, चीज़ें बाहर की ओर मूव करती हैं। पर अगर बाहर की ओर मूव करेंगे तो हम जाके फेंका जाएंगे, किसी पेड़ पर लटके हुए पड़े होंगे, पर ऐसा होता नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही होती है आपका रोटेशनल जो है मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। पर हमारी बॉडी में कान जो है वो ब्रेन को ये मैसेज भेजता है कि भैया ऐसा है कि इनके बॉडी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, आप इनको बचाइए। तो ब्रेन जो है फ्रंट मसल को ये सिग्नल भेजता है कि कड़क कर लो अपनी मसल और अपनी बॉडी को सेंट्रीपिटल धकेलो, मतलब सेंटर की ओर धकेलो। तो इसलिए हम पीछे की ओर जा रहे हैं पर हम तेज से पकड़े हुए रहते हैं, फ्रंट मसल को कड़क कर लेते हैं और झूले को तेजी से पकड़े हुए रहते हैं और आगे की ओर अपने आप को खींचने की कोशिश करते हैं। सो बॉडी की पोजीशन चेंज होने पर अगर बॉडी को बैलेंस कर रहे हो, दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है और फिर कोई बैठे बैठे कोई मोशन करके बॉडी को बैलेंस कर रहे हो, दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बैठ के स्टैटिक, घूम फिर के डायनेमिक। समझ में आई बात? इतनी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लिख दो इतनी बात, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी with respect to rotational motion and acceleration। ठीक है, चलते फिरते एक्सीलरेशन बॉडी में हो रहा है और फिर आपको बैलेंस करना है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक बैलेंस। अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, कान सुनने का काम तो मेरे बच्चों कौन कर रहा था? कॉक्लिया। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम का कौन करता है? ऑटोलिथ ऑर्गन। और कौन करता है मेरे बच्चों? सेमी सर्कुलर डक्ट। पर अभी मैडम आपने हम लोगों को ये नहीं बताया, और इन सबको दोनों को हम लोग क्या कह रहे थे मेरे बच्चों? बताओ मुझे। इनको हम कह रहे थे वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। क्या कह रहे थे? बोलो मुझे। इन्हें हम कह रहे थे वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? पर अब मैडम हमको ये बताइए कि क्या ये दोनों चीजें सब बैलेंस कर लेंगी? अब समझो, ऑटोलिथ ऑर्गन कौन से मोशन को बैलेंस कर रहा है और सेमी सर्कुलर डक्ट कौन से मोशन को बैलेंस कर रही है, ठीक है। ये ऑटोलिथ ऑर्गन और सेमी सर्कुलर डक्ट, ये दोनों क्या हैं बता दूं मैं आपको? ये दोनों है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। ये दोनों है मेरे बच्चों मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। ये दोनों मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, प्लीज रिमेंबर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ब्रोनी लैब्रिंथ के बारे में नहीं बात करेंगे अभी, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ अंदर वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। अंदर वाला पार्ट ही जो है वो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझो मेरी बात, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या लिख रही हूं मैं, कौन सा कलर लूँ, ये ले देती हूँ, ठीक है। स्टैटिक बैलेंस को कौन सा पार्ट बैलेंस करता है? वेस्टिब्यूलर अपैरेटस का कौन सा? ऑटोलिथ ऑर्गन या सेमी सर्कुलर डक्ट? इसको याद करना बहुत ही आसान है।
गोल गोल मोशन को गोल गोल चीज बैलेंस करेगी। गोल गोल कौन होगी? सेमी सर्कुलर। तो डायनेमिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड, ठीक है, कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय सेमी सर्क्यूलर डक्ट। सेमी सर्क्यूलर डक्ट, समझ में आ गई बात? तो जब आपको गोल गोल घूमना है तो गोल गोल वाली डक्ट आपको बैलेंस करेंगी। तो कौन बैलेंस करेगा? सेमी सर्कुलर डक्ट। बचा कौन? ऑटोलिथ ऑर्गन। तो मेरे बच्चों स्टैटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? बैलेंस्ड बाय, ना मेंटेन्ड बाय, है ना, इट इज मेंटेन्ड बाय ऑटोलिथ ऑर्गन। मेंटेन्ड बाय ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन, समझ गए? तो अगर आपसे पूछा जाए कि राउंड राउंड वाला, जब आप कोई चीज बहुत तेज तेज तेज, जैसे अपन ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 बहुत तेज तेज ऐसे ऐसे घूमते हैं, आप लोग ये खेलते हो ना, ऐसे ऐसे वाली लड़कियां बहुत खेलती है, तो आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे 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 घूमते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे ऐसे करके घूमते हैं तो हमारी बॉडी पीछे की ओर भागती है, पर हम कुछ भी करके बॉडी को आगे की ओर खींच रहे होते हैं, तब रोटेशनल कर रहे हो। तो ऐसे मोशन में, रोटेशनल मोशन में बॉडी को कौन बैलेंस करवाता है? सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। पर अगर हम कार चला रहे हो, ब्रेक लगाने पर बैलेंस कर रहे हैं, तो कौन बैलेंस करवाएगा? क्योंकि हम बैठे हैं और बॉडी मूव की और हम बैलेंस कर रहे हैं, तो स्टैटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? ऑटोलिथ ऑर्गन। हम बैठ गए और हम लेटने जा रहे हैं, तो कौन करेगा? ऑटोलिथ ऑर्गन। डन हो गया। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ बच्चों, तो आपको मजा आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, who will maintain the static equilibrium, ठीक है। चलिए स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करता है? एज वी नो दैट ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि दो चीजों को हम ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? याद है कि नहीं याद है? हैं? दो चीजों को हम ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। वन इज द यूट्रिकुलस, वन इज द यूट्रिकुलस, ठीक है, यूट्रिकुलस, एंड वन इज द सैक्युलस। वन इज द यूट्रिकुलस एंड वन इज द सैक्युलस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? ये हमको पहले से ही पता था कि यूट्रिकुलस और सैक्युलस क्या होते हैं। कुछ नहीं होते बेटा, मेम्ब्रेनस, ये कुछ नहीं होते हैं। ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो होता है, इसके ऐसे दो ऐसे बलून होते हैं, ऐसे दो बलून हो गए, ठीक है, बलून होते हैं। इसमें आपको, जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो कुछ भी ले लो, यूट्रिकुलस ले लो, सैक्युलस ले लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो। चलो एक ले लेते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आओ देखो मेरी बात ध्यान से समझना, बना रही हूं मैं, ध्यान से देखना है ना। बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये बना लिया, मान लो यूट्रिकुलस बना लिया, सैक्युलस बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है। ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है कि नहीं है? ठीक है, क्या है ये? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया बोलो? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलिम्फ होता है कि पेरिलिम्फ होता है? अब ऑब्वियसली एंडोलिम्फ होता है, क्योंकि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ अंदर होता है, बोनी लैब्रिंथ बाहर होता है। तो बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है वो पेरिलिम्फ होता है, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। भर ले एंडोलिम्फ, है ना, ये भर लिया मैंने एंडोलिम्फ। बहुत प्रिसाइजली तो नहीं भर रही हूँ, पर ठीक है, ट्राई कर रही हूँ। ये भर लिया मैंने एंडोलिम्फ, ठीक है। थोड़ा कलर कर लेती हूँ ताकि इससे मैं आपको बहुत अच्छा सा एक डायग्राम समझाऊंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ये ऑटोलिथ ऑर्गन आपकी बॉडी में फंक्शनल होते हैं। जैसे आपको लेटना होता है तो क्यों आप बिस्तर पे धड़ाक से गिर नहीं जाते? कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में आप गिर भी जाते हो, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि हर समय चीज़ें परफेक्ट हों ये ज़रूरी तो नहीं, ठीक है। तो ये मैंने क्या भर दिया है, ध्यान से देखो, ये मैंने भर दिया आपका एंडोलिम्फ। थोड़ा मोटा बना लेती हूँ, ठीक है। दिस इज माय एंडोलिम्फ। किसके अंदर भरा हुआ है बच्चों? यूट्रिकुलस, सैक्युलस, किसी, ये मैं एक बना रही हूँ, पर ये दोनों के अंदर भरा होगा तो टेंशन नहीं लेना, मैं एक बना दिया। डन हो गई इतनी बात। अब देखो ध्यान से, किस कलर से बनाऊं अंदर, ये विजिबल है, टिंग टिंग टिंग। चलो आ जाओ, देखोगे ध्यान से। यहाँ पर ये है आपका एक ऑटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। क्यों कहते हैं उसको ऑटोलिथ ऑर्गन, अभी आपको समझ में आएगा। इसके बेस पर मेरे बच्चों ध्यान से समझना, इसके बेस पर ऐसे एक रिज पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बेस पर थोड़ा सा मोटा ले लेती हूँ ताकि कलर करने में आसानी हो। इसके बेस पर एक ऐसा रिज होता है। रिज समझते हैं, एक उभार, ठीक है, और बड़ा बनाऊंगी उभार अभी।
ठीक, ऑटोलिथ ऑर्गन मतलब कि यूट्रिकुलस और सैकुलस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूट्रिकुलस या सैकुलस के बेस पर एक रिज पड़ा हुआ होता है, ठीक है। दिस यहाँ पर एक रिज होता है, रिज मतलब एक उभार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मैंने एक उभार लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, लिख लो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से देखना, रिज लाइक स्ट्रक्चर। इस रिज लाइक स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों मैक्यूला। प्लीज ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, समझे आप। यूट्रिकुलस सैकुलस में मैंने एक बना दिया, इसके बेस पर एक उभार होता है, इस उभार को हम लोग कहते हैं मैक्यूला, ठीक है। अब आपको याद होगा जब मैंने हियरिंग का मैकेनिज्म पढ़ाया तो मैंने आपको पढ़ाया कि बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, ठीक है, उसकी जगह पर हमने क्या ले लिया, मैकुला ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कि बैसिलर ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे बच्चों क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसी की वजह से आप सुन पाते हो। उसकी जगह पर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, यूट्रिकुलस या सैकुलस पे पड़ा हुआ मैकुला, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो कि वो दिन, ठीक है, जाने कहाँ गए वो दिन, टिंग टिंग टिंग, कौन से कलर से बनाऊँ जो विजिबल हो, वो कलर मुझे लेना पड़ेगा। ये दिखेगा क्या, नहीं दिख रहा है, देखती हूँ कौन सा कलर इसमें विजिबल होगा। लेट मी टेक द ब्लू कलर, ओके। नाउ अब इस मैकुला के ऊपर, जैसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, बोलिए, कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन सेल्स को बच्चों हम कहते हैं हेयर सेल्स। ये देखो, जैसे सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉटाई में प्रेजेंट थे वैसे ही यहाँ पर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते, ठीक है, डन। ये बना दिया हेयर सेल, कोई टेंशन नहीं, सेम चलेगा, मैकेनिज्म भी ऐसे ही होगा। इसमें आप एक बार अगर आप हियरिंग का मैकेनिज्म सीख गए ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हेयर सेल्स हैं, ठीक है, जैसी स्पेशल हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे थे वैसे मैकुला के ऊपर है। आप समझो बेटा, इसके ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको याद होगा, इसके ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके ऊपर मैंने आपको रिज पढ़ाए थे, ऐसे रिज याद है, रिज बोल रही हूँ, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पढ़ाए थे, बोलिए, ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पढ़ाए थे आपको, याद करिए। हाँ मैम पढ़ाए तो थे, इनको मैं माइक्रोविलाई कहती हूँ, पर माइक्रोविलाई से ये थोड़े कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है तो ये हेयर सेल का ही प्रोजेक्शन, ध्यान से समझो, हैं तो ये हेयर सेल का ही प्रोजेक्शंस, पर मैं इनको माइक्रोविलाई नहीं कह सकती, ये थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। इनको मैंने क्या कह दिया बच्चों, स्टीरियोसीलिया, सेम एज, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, स्टीरियोसीलिया। अब याद होगा आपको कि यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉटाई पर स्टीरियोसीलिया के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, बताइए। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर, मतलब ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एक हेयर सेल प्रेजेंट थी, और हेयर सेल्स के ऊपर, दीज आर द हेयर सेल एक्चुअली, ओके, लेट मी मेक द हेयर सेल क्या है, ये ब्लू वाली हेयर सेल है, ठीक है, ओके। सो ये जो ब्लू वाली है ये हेयर सेल है, ठीक है। हेयर सेल्स के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर देखा था कि उसमें स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी स्टीरियोसीलिया मेरे बच्चों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होंगे। स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पर, आपके ऑर्गन ऑफ कॉटाई में। स्टीरियोसीलिया इज नथिंग, इट इज़ द सेलुलर प्रोजेक्शंस। ये क्या होते हैं, सेल से निकले हुए कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, बाल जैसे होते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सीलिया, क्योंकि सीलिया बड़े होते हैं और वो प्रोटीनेशियस होते हैं। स्टीरियोसीलिया इज जस्ट लाइक द माइक्रोविलाई। तो जैसे हेयर सेल्स थे आपके ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे, वैसे ही यहाँ पर भी हेयर सेल्स होते हैं। जैसे वहाँ पर हेयर सेल के ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट था, वैसे यहाँ पर भी हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम माइक्रोविलाई कह सकते हैं। वैसे माइक्रोविलाई मत करो, स्टीरियोसीलिया के स्टीरियो का मतलब होता है सुनना, तो सुनने और इक्विलिब्रियम में ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो वो दिन, ठीक है, जाने कहाँ गए वो ये दिन वाला गाना नहीं सुना रही हूँ तुम्हें, वो याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉक्लिया में। कॉक्लिया में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल। हेयर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्टीरियोसीलिया। यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ कॉटाई की जगह इसे मैकुला कह दिया, विच इज द एलिवेटेड रिज, ठीक है। अब समझो मेरी बात, जैसे वहाँ पर आपके
स्टीरियोसीलिया के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, वैसे यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। वहाँ पर उस मेम्ब्रेन को बच्चों हम क्या कह रहे थे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ पर हम उस मेम्ब्रेन को क्या कह रहे थे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे हम ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जो मेम्ब्रेन होती है इट इज़ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ओके, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं बेटा, इसको ऑटोलिथ मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं वो ध्यान से समझो, ठीक है। यूट्रिकुलस सैकुलस को हम ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। कभी आपने सोचा कि इसे हम ऑटोलिथ ऑर्गन क्यों कहते हैं, कभी आपने दिमाग लगाया। ऑटोलिथ का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है, ध्यान समझो, ऑटोलिथ का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, ऑटोलिथ का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ईयर और लिथ का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ईयर और आपका लिथ का मतलब होता है रॉक। तो ईयर पे पाए जाने वाली रॉक को हम ऑटोलिथ कहते हैं। अगर मैं कह रही हूँ ऑटोलिथ ऑर्गन, तो ऐसे ऑर्गन जिसमें ईयर रॉक पाई जाती है। इसका मतलब ये कि चाहे मैं यूट्रिकुलस की बात करूँ, चाहे मैं सैक्युलस की बात करूँ, इनमें रॉक पाया जाएगा। तो क्या पत्थर पाए जाएंगे, चूना पत्थर पाया जाएगा, बजरी पाई जाएगी, गिट्टी पाई जाएगी। बेटा इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स। आई बात समझ में, इसमें क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यही कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो ब्लैक ब्लैक बनाया ना मैंने, मेम्ब्रेन का नाम क्या है, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन है। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें ऑटोलिथ पाया जाएगा। ऑटोलिथ को हम ईयर डस्ट, ईयर रॉक के नाम से जानते हैं। तो ईयर डस्ट लिख दूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं। किसके क्रिस्टल हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं। इन्हें हम ईयर डस्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम ईयर डस्ट कहते हैं। ये ईयर डस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ऑटोलिथ कहाँ पाया जाएगा, डस्ट कहाँ पाया जाएगा, ऑटोलिथ कहाँ पाया जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन पे। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। यही डस्ट सुनने का काम करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यही डस्ट जो होती है वो बैलेंस का काम करती है। कौन सा बैलेंस का काम करती है, स्टैटिक बैलेंस का काम करती है। डन हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो मेरी बात को। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको समझा रही हूँ। देखो ये जो भरा हुआ है इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ कहते हैं, ठीक है, पता है। और ये जो चीज़ है जो आपकी यूट्रिकुलस और सैकुलस है, ये क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। अब समझो, ये जो डस्ट है ना, बेसिकली ये आपके स्टैटिक बैलेंस का काम करती है। ध्यान समझना कैसे। सपोज दैट, क्या बोल रही हूँ मैं, कान खोल के सुनो। सपोज दैट कि मुझे लेटना है, ठीक है, सपोज दैट कि मुझे बिस्तर पे लेटना है। सपोज दैट मैं ऐसे लेट रही हूँ। पर कभी तो ऐसा हुआ है कि अंटिल आप बेहोश हो रहे हो, अंटिल आपको कोई बीमारी हो गई हो, तो आप बिस्तर पे ऐसे धड़ल्ले से गिरते हैं। नहीं तो नॉर्मली जब लोग लेटते हैं बिस्तर पे, तो पहले बिस्तर पे बैठते हैं, फिर धीरे धीरे करके लेटते हैं। पर जब वो लेटते हैं तो उनकी आंखें हमेशा सामने ही होती हैं। जब हम कार चला रहे होते हैं तो हम ब्रेक मारते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं, बॉडी बैलेंस हो जाती है, पर हमारी आंखें हमेशा कहाँ होती हैं, सामने ही होती हैं। अब समझो क्या होता है कि सपोज दैट कि हम लोग लेट रहे हैं, ध्यान से समझना। सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट रहे हैं। और अगर हम लेट रहे हैं तो ये जितना भी ईयर डस्ट है ना, वो एक कोने पे आ जाएगा। अगर ईयर डस्ट एक कोने पे आ जाएगा तो जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। आई बात समझ में, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन भारी हो जाएगी तो यहाँ पर जो सीलियाज लगे, माइक्रोविलाइज लगे हुए हैं, स्टीरियोसीलियाज, ये बेंड होंगे। जब ये बेंड होंगे तो हेयर सेल वगैरह ये सारी चीज़ें बेंड होंगे। एक्चुअली मेम्ब्रेन बेंड होने से हेयर सेल बेंड होता है, जिससे, और ऑब्वियसली हेयर सेल बेंड होगा तो उसके ऊपर पाए जाने वाले स्टीरियोसीलिया तो बेंड होंगे। ये बेंड होंगे। अब बेंड होंगे तो क्या कहानी होगी वो सुनिए। तो क्या क्या बताया मैंने क्या बताया, अगर आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम करना है, यहाँ पे लिखूं क्या मैं, अगर आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम करना है, ध्यान से समझो, अगर मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम करना है, ठीक है, अगर मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम करना है तो क्या करूंगी, सबसे पहले ईयर डस्ट जो होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, ईयर डस्ट लिख देती हूँ डायरेक्ट मैं, जो ईयर डस्ट होगी वो क्या होगी, ईयर डस्ट क्या होगी, एक जगह पर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कलेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा बोलो, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहीं पे लिखती हूँ, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन को वेट लिख देती हूँ, मेम्ब्रेन वेट
इंक्रीज, ठीक है, मेम्ब्रेन वेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेयर सेल बेंड हो जाएंगे, ठीक है, हेयर सेल क्या हो जाएंगे, हेयर सेल क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, बेंड, ठीक है। अब हेयर सेल बेंड होंगे, ध्यान से समझो, तो हेयर सेल बेंड होने से क्या होता है वो समझना है। हेयर सेल बेंड होने से जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, यहां पे लिखूं बेंडिंग ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना क्या लिख रही हूं, बेंडिंग ऑफ हेयर सेल एंड स्टीरियोसीलिया, बेंडिंग ऑफ हेयर सेल एंड स्टीरियोसीलिया, ध्यान समझना, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्या जनरेट किया मेरे बच्चों, एक्शन पोटेंशियल, समझे आप। इसका हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ कॉटाई में ये चीज सीखी थी कि सबसे पहले सिग्नल कहाँ पर आता है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सिग्नल धक 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 ओवल विंडो से आता है स्कैला वेस्टिबुलाई में, स्कैला वेस्टिबुलाई से कहाँ घुसता है, पेरीलिम्फ में आया, पेरीलिम्फ पे पूरा सिग्नल कहाँ पर आया भैया, आपके बेसिलर मेम्ब्रेन, एंडोलिम्फ, ये सारी जगह गया, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ आया, लास्ट वाले को हम लोग क्या कह रहे थे, ठीक है, स्कैला टिम्पेनाई, ठीक है, स्कैला टिम्पेनाई पे के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, ऊपर की रेजनर, नीचे वाली को बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। खैर वो मेम्ब्रेन छोड़ो, फिर हमारा सिग्नल बेसिलर मेम्ब्रेन तक गया, लास्ट क्लास देख लेना पूरा पढ़ा है, बेसिलर मेम्ब्रेन से ऑर्गन ऑफ कॉटाई तक गया, ऑर्गन ऑफ कॉटाई से गया आपके हेयर सेल, हेयर सेल के ऊपर गया है स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया बेंड हुई तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बेंड हुई। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड एज ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, ये क्यों बेंड हो रही है, ये बेंड हो रही है इन कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल के मूव होने से, और वो पूरा हेयर सेल को बेंड कर दे रही है। यहाँ पर अल्टीमेटली हमको बेंड क्या करना है, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें बेंड करना है हेयर सेल्स को। अगर हम हेयर सेल्स को मूव कर देंगे तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लास्ट क्लास में अगर आपको मेरे बच्चों याद होगा तो वहां पर भी आप हेयर सेल्स को ही बेंड कर रहे थे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बेंड होने की वजह से, हेयर सेल बेंड होने की वजह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बेंड हो रही थी। आपको अल्टीमेटली हेयर सेल्स को बेंड करना है जिससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मतलब हेयर सेल पूरी मेम्ब्रेन बेंड हो गई, मेम्ब्रेन क्यों बेंड हो गई, हेयर सेल वगैरह सारे बेंड हो रहे हैं, मेम्ब्रेन बेंड हो रही है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बेंड होने की वजह से हेयर सेल बेंड हो रहा है, वहाँ हेयर सेल बेंड होने की वजह से मेम्ब्रेन बेंड हो रही है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा है कि हमें हेयर सेल को बेंड करना है। बेंड करने से कुछ तो हुआ, कुछ एक्शन हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो क्या होगा, इसके एंड पर पड़े होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन के साइटॉन्स, ठीक है। आपके जो ऑटोलिथ ऑर्गन होता है उसके बेस पर बहुत सारे न्यूरॉन के साइटॉन प्रेजेंट होते हैं, और इन न्यूरॉन के साइटॉन से क्या निकलेंगे भैया, इनके एक्सॉन निकलेंगे, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, इनके क्या निकलेंगे, एक्सॉन निकलेंगे, और ये सारे एक्सॉन निकल कर क्या बनाएंगे, दे विल मेक द ब्रांच ऑफ अ नर्व, ठीक है, क्या बनाएंगे ये, ब्रांच ऑफ नर्व। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ, दे विल मेक द ब्रांच ऑफ नर्व, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ब्रांच ऑफ नर्व। डन हो गई बात। अब ध्यान समझना, ब्रांच ऑफ नर्व ये कहाँ से निकल रहा, ऑटोलिथ ऑर्गन से, तो ये ब्रांच ऑफ नर्व क्या हो गई, ये ब्रांच ऑफ नर्व हो गई ऑटोलिथ ऑर्गन से निकलने वाली ब्रांच ऑफ नर्व। ब्रांच ऑफ नर्व के बारे में बात चली तो थोड़ा सा और समझा देती हूँ। देखो, ऑडिटरी नर्व थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ क्योंकि अभी ये आपको बार बार काम आएगा मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व की दो ब्रांच हैं, ठीक है, ऑडिटरी नर्व की दो ब्रांच है। ये क्या हो जाता है इस बोर्ड को यार, ऑडिटरी नर्व की दो ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच मेरे बच्चों कौन सी है, एक ब्रांच है जो कॉक्लिया से निकलती है, ठीक है, एक ब्रांच जो कॉक्लिया से निकलती है, ओके, ब्रांच, ठीक है, एक ब्रांच जो कॉक्लिया से निकलती है उसे मैं कहती हूँ कॉक्लियर नर्व, ठीक है, क्या कहती हूँ उसे मैं, कॉक्लियर नर्व, ठीक है, क्या कहा मैंने उसे, कॉक्लियर नर्व। और एक निकलती है वेस्टिब्यूलर अपैरेटस से, एक किससे निकलती है बच्चों, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस से, ठीक है, एक किससे निकली बच्चों, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस से। डन हो गई इतनी बात। अब वेस्टिब्यूलर अपैरेटस भैया दो चीजों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, एक है ऑटोलिथ ऑर्गन, ठीक है, एक है ऑटोलिथ ऑर्गन जिसके अंदर क्या आते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके यूट्रिकुलस और साइकुलस, और एक है सेमी सर्कुलर डक्ट, एक है सेमी सर्क्यूलर डक्ट। डन हो गई इतनी बात, ठीक है।
तो एक ब्रांच जो कॉकलियर से निकल रही है और एक ब्रांच जो है, चलो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं अपन लोग, थोड़ा सा यहाँ छोटे छोटे से बना लेते हैं। एक ब्रांच जो कॉकलिया से बाहर निकल रही है, ठीक है, निकल गई ये वाली ब्रांच। एक ब्रांच ऑटोलिथ ऑर्गन से, ऑटोलिथ ऑर्गन कौन सा है, या तो यूट्रिकुलस या तो साइक्लस, मतलब दोनों से निकलेगी एक एक छोटी छोटी ब्रांच, दोनों मिलकर क्या बनाती है, ऑटोलिथ ऑर्गन की ब्रांच, ठीक है। तो वेस्टिबुलर एपेरेटस से दो ब्रांच निकलेंगी, ठीक है, एक निकलेगी आपके दैट ऑटोलिथ ऑर्गन से, सपोज दैट ये निकाली, इसी कलर का निकाला था, डन। और एक हम निकालेंगे यहाँ से, किस कलर की निकालूं यार, सेमी सर्कुलर डक्ट से निकाली। अब इन तीनों ब्रांच को यहाँ लेके आओ, देखो मैं समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही आपको समझना है। ये ब्रांच एक हो गई, ठीक, ब्लू वाली को भी यहाँ लेके आओ, ये हो गई, ठीक, ये हो गई, और ब्लैक वाली को भी यहाँ लेके आओ, ये तीनों ब्रांच जब एक साथ निकलेंगी, ये देखो, ये तीनों ब्रांच जब एक साथ हो जाएंगी, ठीक है, तो ये क्या बना रही है, अब इसको मैं कहती हूँ ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, डन। क्या कहा मैंने, ऑडिटरी नर्व। तो इसका मतलब ये कि ऑडिटरी नर्व जो है क्या क्या कर सकती है, ऑडिटरी नर्व कॉकलियर ब्रांच की वजह से, कॉकलियर ब्रांच होने की वजह से ये हियरिंग कर सकती है ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व क्या कर सकती है बच्चों, ऑडिटरी नर्व ऑटोलिथ ऑर्गन वाली ब्रांच होने की वजह से ये स्टैटिक बैलेंस कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चों, स्टैटिक बैलेंस कर सकती है। और क्या कर सकती है, इसमें एक और ब्रांच है जो कि होती है सेमी सर्कुलर डक्ट से निकली हुई ब्रांच, तो ये क्या कर सकती है, डायनेमिक बैलेंस भी कर सकती है। समझे क्या बोला मायने, ठीक है। तो ये सारी ब्रांच है एक ऑडिटरी नर्व में, समझे। अब ये कहानी क्लियर हो गई, आओ पीछे। तो अभी हम ऑटोलिथ ऑर्गन, ये वाली कॉकलियर ब्रांच के बारे में तो लास्ट लेक्चर में बात हो गई थी। ऑटोलिथ ऑर्गन से जो ब्रांच निकली, ठीक है, वो ब्रांच ऑडिटरी नर्व जो है सब मिला जुला के अपने एक नर्व बनाई। अब ये जा रही है, ठीक है, अल्टीमेटली बॉडी में बैलेंस का काम ब्रेन का ही है मेरे बच्चों, समझ में आई बात। अल्टीमेटली बॉडी में बैलेंस का जो वर्क है वो ब्रेन का ही है, ठीक। समझो क्या होता है, देखो सपोज दैट कि हम लोग लेट रहे हैं, ठीक है, पर आप लोग कभी ऐसा होता है कि हम लोग लेट रहे हैं और आंख ऊपर करते जाते हैं। जब हम लेटते हैं तो हम सामने की ओर देखते रहते हैं कि कहीं हम गिर ना जाए। क्यों होता है ऐसा, दिस इज द स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस को ऑटोलिथ ऑर्गन जो है वो करते हैं, मेंटेन करते हैं। होता क्या है कि जब हम लेटते हैं तो भैया ये वाली जो आपकी ब्रांच है जो ऑडिटरी नर्व के अंदर से होते हुए जा रही है, ये जाती है ब्रेन के पास और ये बता देती कि भैया ऐसा है कि बॉडी को बैलेंस कर लो, हो सकता है कि बॉडी गिर जाए। तुरंत जो ब्रेन होता है वो अपने मोटर सिग्नल देता है। अब अगर पिछली कहानियाँ कुछ याद होंगी तो मैंने आपको समझाई पढ़ाई बताई थी, क्या मैंने आपको ये समझाया था कि आपकी बॉडी में जो बैलेंस होता है वो कौन कौन मेंटेन करता है, मेडुला पोन्स और सेरिबेलम, मेनली सेरिबेलम। अब जैसे ही ब्रेन सेरिबेलम को मैसेज करता है, सेरिबेलम बेटा सेरिबेलम ऐसा है कि तुम थोड़ा सा बैलेंस करो, सेरिबेलम खटाखट अपने मोटर सिग्नल आपकी फ्रंट मसल को भेजता है और आप अपनी बॉडी को टाइट कर लेते हैं कि मैं बिस्तर पे धड़ल्ले से गिर ना जाऊं। इसीलिए जब आप कार चलाते रहते हैं तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्रंट मसल अचानक से टाइट हो जाती है। कभी आपने सोचा कि फ्रंट मसल क्यों टाइट हो जाती है? कान आपको जो है ब्रेन को ये मैसेज करता है कि भैया ब्रेक लग गया है, बैलेंस करो। तो सोचो मतलब कितना फास्ट है ये एक्शन, तुरंत वो सेरिबेलम को भेजता है, सेरिबेलम फ्रंट मसल्स को मैसेज करता है, फ्रंट मसल्स बॉडी की फ्रंट मसल टाइट हो जाती हैं और आप स्टीयरिंग व्हील पर टकराते नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे ऑटोलिथ ऑर्गन से स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। डन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डायनेमिक बैलेंस की। ठीक है, डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चलिए आ जाइए देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलो देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आपकी बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, और आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। तो कैसे करोगे? तो आप करोगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो किससे मेंटेन होता है? सेमी सर्कुलर डक्ट से। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किससे मेंटेन होता है बच्चों? सेमी सर्कुलर डक्ट से।
समझ में आई बात? सेमी सर्कुलर डक्ट जो होती हैं ये अपने पास कितनी है मेरे बच्चों? सेमी सर्कुलर डक्ट हमारे पास 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? मैडम आप तो बोली कि 3 है। 3 बनाई ना बेटा, मैंने बनाई नहीं क्या? एक जो अपन कैसे बना रहे थे, है ना, चलो बना के दिखा देती हूँ तुम्हें मैं, है ना। एक अपन ने कैसे बनाई थी, हेडफोन जैसे पहनते ना, तो एक अपन बना लो ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर वो है नहीं, चलो ये बना ली। एक अपन ने कैसे बनाई थी, मांग भरो सजना, ऐसे बनाई थी। अब ऐसे आएगी, ऐसे टिंग 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 टिंग, ठीक है, ये बन गई। और एक अपन ने कैसे बनाई थी, लेटरल बनाई थी, है ना। लेटरल कहाँ से बनाऊँ? यहाँ पे बना देती हूँ लेटरल। कहाँ बनाऊँ, क्योंकि यही जगह है। तो एक बना देती हूँ ऐसी, ठीक है, ये ऐसी, ठीक है, ये बन गई। ओके बच्चों, अब ये इट इज़ नॉट वेरी गुड बट लेट इट बी, काम चल जाएगा। देखो अब हमारे पास 3 टाइप की सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये इतना सुंदर बनानी है, इसलिए मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इमेज देखते हैं, देखो ये है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करके दिखाती हूँ। वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। एक कैनाल है ये, ध्यान से देखो, नीचे से ये फूली हुई रहती है। एक कैनाल मैंने बनाई ये, ठीक है, ये देखो ये कैनाल बनाई, ठीक है। इस कैनाल सबसे सामने दिख रही है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ एंटीरियर कैनाल, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैनाल के बाद ये एक इधर से आ रही है, ठीक है, ये है आपकी पोस्टीरियर कैनाल। और एक कैनाल ऐसी आ रही है जिसे हम कहते हैं लेटरल कैनाल, ठीक है। सो वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर, ठीक है, और एक है हेडफोन वाली पोस्टीरियर, और जो नेकलेस वाली है वो है लेटरल। समझ में आई बात? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। अब मान लो ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर, कैनाल नहीं, सॉरी, सेमी सर्कुलर डक्ट, क्योंकि कैनाल तो जैसे इसके अंदर होती है ना आपकी डक्ट, ये डक्ट होती है, ठीक है, ये डक्ट है आपकी, ये तो पूरा बोनी लैब्रिंथ होता है कैनाल, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ठीक है। सो एक होती है एंटीरियर, एक होती है मेरे बच्चों पोस्टीरियर, ठीक है, और एक होती है अपनी लेटरल। वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर, ओके, एंड लेटरल, ओके, लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट, सॉरी डक्ट, ठीक है। तो 3 टाइप की होती है और इनके अंदर क्या होता है, ये के ऊपर होते हैं बोनी कैनाल और होती है अंदर डक्ट, मतलब ऊपर बोनी लैब्रिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब समझो, ध्यान से समझना है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। देखो, लेट मी मेक अ बिग सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, लेट मी मेक अ बिग सेमी सर्कुलर कैनाल। ध्यान से देखना है ना, ये है अपनी सेमी सर्कुलर कैनाल। एक कैनाल है, इसके अंदर डक्ट पाई जाए। कैनाल को पतला बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं अपन, ठीक है। पूरा डायग्राम देखना, बड़ा मजेदार डायग्राम बनेगा ये। मैकेनिज्म अगर आप पहले वाला समझ गए हो तो समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेबल कर लें इसको, ठीक है। इस पे जो बाहर फ्लूइड भरा रहता है बाहर बच्चों, उसको क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ। तो इसको मैं ऐसे ही ऐसे कर देती हूँ तो सही रहेगा। ठीक, चलो लेबल कर लेते हैं। और अंदर भी फ्लूइड भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना अंदर के फ्लूइड के काम नहीं बनेगा। सो अंदर वाला फ्लूइड भर लेते हैं। आओ आओ मेरे साथ, प्यार से बोलो जय माता दी। चलो भर लिया ये फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर आपको ये फ्लूइड के अंदर से ही पूरी कहानी शुरू होगी। फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा कि जब आपको स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करना था तो कैल्शियम कार्बोनेट मूव हुआ, तो एंडोलिम्फ मूव हुआ, तो हेयर सेल मूव हुई, तो स्टीरियोसीलिया मूव हुआ, स्टीरियोसीलिया मूव हुआ, तो आपकी कहानी आगे बढ़ी। देखा था कि नहीं देखा था? चलो ये अपन थोड़ा सा कर लेते हैं काम। डायग्राम सुंदर बनना चाहिए। सुंदर बनने से ज़्यादा अच्छा है बच्चों कि उसकी लेबलिंग परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। एक बार थोड़ा सा लेबल कर दूं, ये बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। ये है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये है आपकी सेमी सर्कुलर डक्ट,
ठीक है, ये है आपकी सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है, ये जो पानी आपको रेड वाला दिख रहा है ये है पेरिलिम्फ। ठीक है, और ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये है एंडोलिम्फ। ठीक है, अब समझो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के किसके ऊपर था? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, मैकुला किसके ऊपर था? आपके ऑटोलिथ ऑर्गन के ऊपर। इसके ऊपर भी कुछ एलिवेटेड चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो कि नहीं बोलो। अच्छा, ये जो सॉलिड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मोटा वाला पोर्शन आप देखोगे हर सेमी सर्कुलर डक्ट का नीचे का सा मोटा होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड पोर्शन। इसको अभी मैं मिटाऊंगी भी, अभी लिख रही हूं आप लोगों के लिखने के लिए। सॉलिड पोर्शन ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक, आई। अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी कोई एलिवेटेड चीज होनी चाहिए, तो आओ बना लेते हैं एलिवेटेड चीज। इसके ऊपर जो एलिवेटेड चीज मैं बना रही हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये एम्पुला के अंदर है, एम्पुला सॉलिड पोर्शन के ऊपर है, तो इसको मैं एम्पुलैरिस नाम दूंगी। पर इसका एक और नाम भी है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ध्यान से समझना। सो इसके ऊपर भी एक एलिवेटेड रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे मैं कहती हूँ क्या? इसे मैं कहती हूँ क्रिस्टा एम्पुलैरिस। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर जगह एक एलिवेटेड रिज होगी। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, मैक्यूला, और ये हो गया क्रिस्टा एम्पुलैरिस। एम्पुलैरिस क्यों? क्योंकि एम्पुला में है। समझे? डन हो गई इतनी बात। फिर वही कहानी शुरू करो, वही कहानी, ये तो पढ़ लिया अपन ने। फिर यहाँ पर होंगी हेयर सेल। ठीक है, इसके ऊपर पाई जाएंगी हेयर सेल। हाँ मैडम, ये तो हम लोगों को पता है, इसमें कोई बात नहीं है। हेयर सेल बना दिए, डन। उसके बाद हेयर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी मेरे बच्चों? बताओ जरा सा मुझे। हेयर सेल के ऊपर मैम प्रेजेंट होंगे जैसे छोटे छोटे इसके बाल। बाल बना लो, ये बाल बना लिया आपने, ये बाल बना लो, ये बाल बनाए। ठीक ठीक, हेयर सेल के ऊपर जो बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए क्या कहते हैं? हेयर सेल तो औ औ औ। ठीक, ये हो गए अपने हेयर सेल्स। हेयर सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? स्टीरियोसीलिया। ठीक है, स्टीरियोसीलिया। अब ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर की मेम्ब्रेन का नाम बोलेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैकुला के ऊपर जो हेयर सेल्स है उसके ऊपर की मेम्ब्रेन का नाम ऑटोलिथ मेम्ब्रेन। तो इसकी भी मेम्ब्रेन होगी। इसकी मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेटा ठीक है, अब बात कर रहे हो तो कर लो, अब क्या है। ठीक है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है ये, इसको आप कहते हैं क्यूप्यूला। क्यूप्यूला। डन। अब समझो, सेमी सर्कुलर कैनाल, वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम गोल 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 ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, अब जब हम गोल गोल घूम रहे हैं, देखो 3 प्रकार की सेमी सर्कुलर कैनाल तब वर्क करती हैं, तीनों एक साथ बहुत ही कम वर्क करती हैं, एक एक करके। जैसे मान लो हम ऐसा घूम रहे हैं तो कौन सी मूव करेगी? लेटरल। अगर हम ऐसा मुंडी हिला रहे हैं तो कौन सी मूव करेगी? एंटीरियर। अगर हम ऐसा मूव कर रहे हैं, ऐसा मूव कर रहे हैं, या ऐसा ऐसा उल्टा सीधा मूव कर रहे हैं, पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, तो कौन सी मूव करेगी? पोस्टीरियर। तो डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में अपनी मुंडी को हिला रहे हैं, उस समय पर वो पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? वही कहानी है। देखो ध्यान से, हमारी जब हम मुंडी हिलाते हैं, जब भी हम मुंडी हिलाते हैं तो क्या मूव करता है बेटा? एंडोलिम्फ मूव करता है। ठीक है, क्या मूव करता है? एंडोलिम्फ मूव करता है। जब एंडोलिम्फ मूव करता है, ठीक है, पेरिलिम्फ मूव करेगा, फिर एंडोलिम्फ मूव करेगा। ठीक है, एंडोलिम्फ जब मूव करेगा तो एंडोलिम्फ क्या किसको सिग्नल भेजेगा भैया? क्रिस्टा एम्पुलैरिस को सिग्नल भेजेगा। क्रिस्टा एम्पुलैरिस से सिग्नल कहाँ पे जाएगा? हेयर सेल्स को जाएगा। हेयर सेल बेंड होंगी, जब हेयर सेल बेंड होंगी तो स्टीरियोसीलिया भी बेंड होगा। स्टीरियोसीलिया बेंड होगा तो जो मेम्ब्रेन है ऊपर की ये भी हिलेगी। तो जब एंडोलिम्फ, जब हम मुंडी हिलाते हैं तो सेमी सर्कुलर कैनाल पे पाया जाने वाला एंडोलिम्फ मूव करता है, जिसकी वजह से जो आपका क्रिस्टा एम्पुलैरिस है, जैसे आपने देखा था कि जब वहां पर लिक्विड मूव किया था, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ मूव कर रहा था, तो क्या मूव कर रहा था? ऑर्गन ऑफ कॉटाई, फिर हेयर सेल, फिर स्टीरियोसीलिया, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी ऐसी होगा, जब आपका मुंडी हिलाओगे तो आपका लिक्विड मूव करेगा। जब लिक्विड मूव करेगा तो जो येलो वाली मेम्ब्रेन दिख रही है जैसे क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ये भी मूव करेगी, तो आपका हेयर सेल बेंड होगा, स्टीरियोसीलिया बेंड होगा, जिससे आपकी क्यूपुलर मेम्ब्रेन बेंड होगी। और मेम्ब्रेन बेंड होगी तो मेरे लल्ला क्या होगा बोलो? तो होगा एक एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। ठीक है, जब लिख देती हूं मैं, हाँ, पेरिलिम्फ मूव, ठीक,
ठीक, एंडोलिम्फ मूव, पूरा लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, एंडोलिम्फ भी मूव करेगा, तो क्या मूव करेगी, क्रिस्टा एम्पुलरिस, ये लिख दे रही हूँ, मूव, तो क्या मूव करेगा, हेयर सेल, ठीक है, हेयर सेल भी क्या होगी, मूव, तो क्या मूव करेगा, स्टीरियोसीलिया मूव, स्टीरियोसीलिया मूव, ठीक है, क्यूप्यूला मूव, क्यूप्यूला मेम्ब्रेन है, क्यूप्यूला मूव, क्या होगा बोलो, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ, ठीक है, ध्यान समझो, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हुआ, क्या होगा बोलिए, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बहुत सारे न्यूरॉन के साइटोन, वो तुरंत बोल रहे हैं अरे मुंडी हिला रहा है, तुझे बैलेंस कौन करेगा है, ये जैसे ही सिग्नल, जैसी मुंडी हिलेगी, जैसे ही हम लोग जो है झूला झूलेंगे, बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो सिग्नल है ये एक्सॉन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक, और ये कहाँ पर जाएंगे अल्टीमेटली, तो ये जब ब्रांच कहाँ जानी, याद होगा आप लोगों को पढ़ाया मैंने अभी आपको, अल्टीमेटली ये ब्रांच कहाँ से आ रही है, सेमी सर्कुलर डक्ट से आ रही है, यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं सेमी सर्कुलर डक्ट से ब्रांच बाहर आ रही है, फिर ये ब्रांच कहाँ मिल गई, जाके देखो ऑडिटरी नर्व का पार्ट बन गई, अब ये ब्रांच ऑडिटरी नर्व के फॉर्म में जा रही है, और ये ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि बेटा ऐसा है, ये झूला झूल रहा है आदमी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, फेंका जाएगा आदमी, सर्वर फट जाएगा, तो ईयर ने सिग्नल दे दिया है ब्रेन के पार्ट को, ठीक है, अब ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा सेरिबेलम, मेडुला पॉन्स को, सेरिब्रम सबको सिग्नल देगा, और ये क्या करेंगे, फ्रंट मसल्स को, ब्रेन के पार्ट में सेरिबेलम ही बेसिकली बॉडी पोस्चर, पॉन्स और सेरिबेलम ही मेंटेन करते हैं, तो सिग्नल गया और सेरिबेलम ने मोटर सिग्नल भेजे बॉडी के सारे पार्ट को कि हम अच्छे से कड़क कर लो अपने हाथ को, अच्छे से कड़क कर लो अपनी छाती को, ताकि झूला झूलते समय फेंकाओ नहीं, समझ में आई बात, तो डायनामिक जो है बैलेंस कर रही है ये कैनाल, ये डक्ट, ठीक है, और स्टैटिक कौन कर रहा था, आपका ऑटोलिथ ऑर्गन, डन हो गया, बस खत्म हो गया बच्चों। अब देखो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं अपन, यहाँ पर मैं बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के साथ एक छोटा सा रिवीजन आपको दे देती हूँ कि हम लोगों ने हियरिंग कैसे की थी, ताकि साथ ही साथ आप मैच कर पाओ कि हम स्टैटिक बैलेंस कैसे कर रहे हैं और डायनेमिक बैलेंस कैसे कर रहे हैं, डन है ना, ठीक है ना, चलो आ जाओ। सो कॉक्लिया जो होती हैं ये राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कॉक्लिया जो होता है वो वेस्टिबुलर अपैरेटस के नीचे होता है, ये पता है ना हमको, दो बलून जो थे उसके नीचे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाया था ना, आऊ, ठीक है, ओके आ जाओ। उसके बाद अगर मैं कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें क्या होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, याद करो, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स होते हैं, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हेयर सेल्स है वो किसके ऊपर होता है, उसके ऊपर एक बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई, और ऑर्गन ऑफ कॉटाई की वजह से ही क्या होता है, ये देखो लिखा भी हुआ है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर क्या होती है, हेयर सेल्स होते हैं जिनके पास ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये नीट में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं हियरिंग के वो किसके पास होते हैं, तो आपको बताना होगा कि ऑडिटरी रिसेप्टर बेस ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर पाए जाने वाले हेयर सेल्स के ऊपर होते हैं, और ऑर्गन ऑफ कॉटाई किसके ऊपर होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है, और हाँ तो कहाँ होता है, अंदर साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटाई के, देखो यहाँ पर बनाया होगा, लुक एट दिस, द ब्राउन वन इज द बैसिलर मेम्ब्रेन, ब्राउन वन क्या है, बैसिलर मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, देखो ऐसे राउंड ऐसे हेयर सेल्स प्रेजेंट है, हेयर सेल्स के ऊपर ऐसे लंबे लंबे धागे प्रेजेंट है, स्टीरियोसीलिया, और स्टीरियोसीलिया से एक पर्पल कलर की मेम्ब्रेन टकरा रही है जिसे मैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहती हूँ, डन हो गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलिए देखिए, अब हेयर सेल जो होता है, ठीक है, बेसिलर एंड मतलब मुझे डायग्राम के पीछे जाना पड़ेगा, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन के एंड से देखो यहाँ से हर हेयर सेल के पास रिसेप्टर होते हैं और यहाँ से एक एक एक्सॉन बाहर निकल रहा है ना, एक्सॉन जो है वो यहाँ से देखो ये बन गई ऑडिटरी नर्व, ठीक है, वही ये बोल रहा है कि हेयर सेल के नीचे से क्या निकलती है, एफरेंट नर्व फाइबर निकलते हैं और ये बनाते हैं कॉक्लियर नर्व ब्रांच, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑफ स्टीरियोसीलिया प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल, ये आपको पता है हेयर सेल के ऊपर से स्टीरियोसीलिया निकलते हैं, और जो आपका मेन जो हियरिंग का ऑर्गन है वो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ये तो जस्ट क्विक रिवीजन है, ठीक है। अब मैं आपको
बैलेंस बता रही हूँ, 2 प्रकार के बैलेंस, ठीक है। मैं थ्योरी में बता रही हूँ, ऑलरेडी मैंने डायग्राम वगैरह से समझा दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक बैलेंस पूरा बता देती हूँ, फिर मैं पहले मैं डायनामिक बैलेंस बता देती हूँ, फिर स्टैटिक बैलेंस बता देती हूँ, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल कौन सा बैलेंस करती हैं? डायनामिक बैलेंस करती हैं, ठीक है। जैसे ये आदमी है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये डांस कर रहा है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा? डायनामिक बैलेंस होगा। डायनामिक बैलेंस कौन करती है? सेमी सर्कुलर कैनाल। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कैसे होती हैं? तीनों राइट एंगल में होती हैं। तीनों के नाम क्या है? लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। बेस ऑफ द कैनाल जो होता है वो सूजा हुआ होता है और इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है। नहीं, एक्चुअली जो फूला हुआ हिस्सा है उसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला के अंदर होता है एक रिज, रिज को हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, और इस क्रिस्टा एम्पुलरिस के ऊपर क्या होते हैं? हेयर सेल्स, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये सोलन पोर्शन है, इसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला के ऊपर देखो, ध्यान से देखो, जो ये देखो, ये रिज है, दिस इज द क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस के ऊपर हैं ये अपने हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर ही ये अपने स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया के ऊपर ये अपनी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं क्यूप्यूला। ये भरा हुआ है एंडोलिम्फ, ठीक है, पूरा बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये आदमी क्या कर रहा है, देखो यहाँ समझाती हूँ। जब ये आदमी मूव किया, ठीक है, मान लो ये आदमी जो है इसने क्या किया, सपोज दैट ऐसा झुका। जब ये ऐसा झुका तो इसके जो हेयर सेल मूवेबल नहीं है एक्चुअली, जो स्टीरियोसीलिया है वो मूवेबल नहीं, हेयर सेल मूव करते, तो हेयर सेल बेंड हुए तो अपने आप स्टीरियोसीलिया भी उसी पोजीशन में गए, तो मेम्ब्रेन भी उसी पोजीशन में हुई, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहाँ से जो हेयर सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं? यही सिग्नल को लेते हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसका सिग्नल कौन ले रहा है? हेयर सेल। हेयर सेल के नीचे से क्या निकलती है? नर्व फाइबर। नर्व फाइबर सिग्नल को लेकर जाती हैं और कहाँ लेकर जाएंगे भैया? ब्रेन में लेकर जाएंगे, ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझना है ना। एम्पुला, एम्पुला क्या है? सोलन हिस्सा है किसका? सेमी सर्कुलर डक्ट का। एम्पुला के पास होते हैं एक रिज स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अकोस्टिक रिज, ठीक है। अकोस्टिक रिज, या इसको हम और क्या कह सकते हैं बच्चों? क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाइज, जिसको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बैलेंस बाय एम्पुला, ठीक है। देखो एम्पुला का बैलेंस जो है वो सेमी सर्कुलर डक्ट से, ठीक है। सेमी सर्कुलर क्या है? डक्ट से। मुंडी ऐसे हिलाना है, ठीक है, तो कौन सी डक्ट करेगी? लेटरल डक्ट। ऐसे हिलाना है तो इंटीरियर डक्ट। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट। आप मुंडी को किस हिस्से में घुमा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कि मैं ऐसा झूल रही तो मेरी मुंडी ऐसे झूल रही है, तो मेरी लेटरल कैनाल मूव कर, लेटरल डक्ट के जो एंडोलिफ है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हेयर सेल बेंड हो रहे हैं और सिग्नल जो है नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन में जा रहा है, ताकि मैं अपने ये वाले पोर्शन को टाइट कर लूँ और मेरी मुंडी बची रहे, ऐसा ना हो कि अलग हो जाए। तो जब आदमी ऐसा था तो कुछ नहीं था, उसकी क्यूप्यूला जो ऊपर स्टीरियोसीलिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन है क्यूप्यूला वो भी ऐसी ही रखी है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एम्पुलरी नर्व है, समझो। जब इसने मुंडी हिलाई तो इसके जो हेयर सेल्स थे वो बेंड हो गए। जब हेयर सेल बेंड हुए तो हेयर सेल के ऊपर क्या था? स्टीरियोसीलिया, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन भी बेंड हुई। इससे क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। इस एक्शन पोटेंशियल को नीचे से हेयर सेल के क्या निकल रही है? बोलो, यहाँ से निकल रही है आपके कौन सी? और एम्पुलरी नर्व। एम्पुलरी नर्व से सिग्नल कहाँ की ओर जाएगा? ब्रेन की ओर जाएगा। ब्रेन में कौन से? सेरिबेलम में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी हम कोई झूला झूलते हैं, जब भी हम जब हम कोई डांस करते वक्त ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं, जब भी ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं तो बॉडी गिर ना जाए, बॉडी में कोई चोट ना आ जाए इतना हिलने डुलने से, तो सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट्स जो होती हैं, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन की सेमी सर्कुलर डक्ट बॉडी को बैलेंस करने का सिग्नल सेरिबेलम को भेज देती हैं और सेरिबेलम बॉडी को टाइट कर लेता है, जहाँ भी टाइट करना, मुंडी टाइट कर लेगा, बॉडी टाइट कर लेगा, ताकि आप गिरो पड़ो नहीं, मुंडा नहीं फटे, ठीक है। ये हुआ स्टैटिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है? मैक्यूला ऑटोलिथ ऑर्गन पे पाई जाने वाली रिज होती है, ठीक है। तो देखो मैकुला क्या है? यूट्रिकुलस और सैकुलस को ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं, इन पे एक रिज होती है जिसको कहते हैं मैकुला। मैकुला के ऊपर क्या होती है मेरे बच्चों? बताओ तुम मुझे। उसके ऊपर होते हैं हेयर सेल, हेयर सेल के ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ऑटोलिथ मेम्ब्रेन। उसके ऊपर क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल। इनको हम क्या कहते हैं? ईयर डस्ट, ऑटोलिथ या ऑटोकोनिया, ठीक है। अब ये जो आपकी हेयर सेल्स होती हैं, इनसे छोटे छोटे सेंसरी जो नर्व्स होते हैं वो बाहर आते हैं ताकि सिग्नल को ब्रेन तक ले जाया जा सके, ठीक है। और ये जो आपका ऑटोलिथ ऑर्गन से निकलने वाले छोटे छोटे सेंसरी नर्व और अपने दिस एम्पुला से निकलने वाले छोटे छोटे सेंसरी नर्व, ये मिलकर क्या बनाते हैं? वेस्टिबुलर नर्व, जो कि ऑडिटरी नर्व की एक ब्रांच है, ठीक है।
ओके, सो मान लो मैं सो रही हूँ, तो मुझे कौन बैलेंस करेगा? मैक्यूला। एक ही जगह पर बैठकर अगर मैं अपनी बॉडी की स्टैटिक पोजीशन चेंज कर रही हूँ और मुझे बैलेंस करना है तो मैकुला। मैं हिलते डुलते बॉडी की बैलेंस कर रही हूँ तो कौन मेंटेन करेगा बेटा? सेमी सर्कुलर डक्ट, मतलब क्रिस्टा एम्पुलारिस। ठीक है, मैकुला। ये अभी आदमी ऐसा था, अब ये नीचे झुका तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हेयर सेल बेंड की जिसकी वजह से स्टीरियोसीलिया मूव किया, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन थी, ऑटोलिफ मेम्ब्रेन, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स थे। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल क्या हुए? एक जगह पर कलेक्ट हुए, जैसे मेम्ब्रेन भारी हो गई, जिससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल कहाँ गया? नीचे की ओर गया और ये नर्व के माध्यम से कहाँ चला गया? ब्रेन में चला गया। ठीक है, आगे बढ़े। क्रिस्टा एंड मैकुला दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी के पॉस्चर के बैलेंस के लिए। डन है। क्रिस्टा कंट्रोल करता है बॉडी का इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, जबकि मैकुला रेगुलेट करता है स्टैटिक पोजीशन पे। पढ़ा दिया मैंने ये। ठीक है, मैंने कहीं ये बोला था, शायद उसको आप ठीक कर लेना, कि ऑटोलिथ जो आपके मेम्ब्रेन है उसके मूवमेंट की वजह से सिग्नल जनरेट होता नहीं। जब आप अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हेयर सेल मूव करेगी, स्टीरियोसीलिया मूव करेगा, मेम्ब्रेन मूव करेगी, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और हर जगह यही होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं, सब जगह यही होगा। ठीक है, सुधार लेना अगर कहीं बोला हुआ तो। ठीक है, ये कहानी है। देखो बेंड कर रही है ये, इसने अपना जैसे ही हेयर बेंड किया, जैसे इसने अपना हेड बेंड किया लेटने के लिए, इसके हेयर सेल बेंड हो गए, मूव हो गए, स्टीरियोसीलिया इधर आ गया, उसके ऊपर एटोलिथ मेम्ब्रेन इधर आ गई, सारे कैल्शियम कार्बोनेट एक जगह पर कलेक्ट हो गए, जिससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सारे एक्शन पोटेंशियल को लेकर जो आपकी नर्व है वो निकली और ब्रेन की ओर गई। ठीक है, आगे बढ़े। वर्किंग ऑफ ईयर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो, सो ईयर इज द स्टैटोकोस्टिक ऑर्गन, मतलब अकोस्टिक मतलब सुनना, स्टैटो का मतलब बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम। फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ ईयर इज मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब ये मैकेनिज्म हालांकि मैं समझा चुकी हूँ। इट इज डन बाय द यूट्रिकुलस, सैकुलस एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये ऑलरेडी हम बहुत बार अभी तक बात कर चुके हैं। स्टैटिक बैलेंस पढ़ देती हूँ, नोट्स बना लेना। सेंसेस ऑफ दीज चेंजेस प्रोड्यूस बाय द यूट्रिकुलस एंड सैकुलस, ऑटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, और ये दोनों कैसे सेंसिटाइज्ड होते हैं? बोलो 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 मुझे। यूट्रिकुलस और सैकुलस कैसे सिग्नल जनरेट करते हैं? हेयर सेल बेंड, स्टीरियोसीलिया बेंड, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन बेंड, कैल्शियम कार्बोनेट में क्रिस्टल एक जगह पे कलेक्ट हो गया, जिससे क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ये सारे सेंसेशन को कौन ले जाता है? ऑडिटरी नर्व। एप्रोप्रिएट रिएक्शन जो है वो मोटर फाइबर के थ्रू बॉडी के पोर्शंस को भेजे जाते हैं ताकि हम बॉडी को बैलेंस कर सकें। दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब बॉडी एक्शन में हो, मूव हो रही है और बैलेंस करना है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कौन मेंटेन करता है? सेंसरी रिज ऑफ एम्पुला। कौन होता है सेंसरी रिज? क्रिस्टा एम्पुलारिस। उसके ऊपर क्या होते हैं? हेयर सेल। उसके ऊपर क्या होता है? स्टीरियोसीलिया। उसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन। तो जब आप मूव करोगे तो हेयर सेल बेंड करेगा, स्टीरियोसीलिया उसके डायरेक्शन में जाएगा, स्टीरियोसीलिया के ऊपर मेम्ब्रेन है, वो सेंसिटाइज्ड होगी, उसका सिग्नल नर्व लेगा, नर्व सिग्नल को लेकर ब्रेन पर जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट एंडोलिम्फ एम्पुला प्रोड्यूसेस वेव इन इट। ठीक है, वही मैकेनिज्म सबका वही है। तो अगर मैंने कहीं ये बोला होगा कि पहले पत्थर मूव करेगा और उसके बाद मेम्ब्रेन मूव करेगी, उसको ठीक कर लेना। पहले हमेशा हेयर सेल, स्टीरियोसीलिया, देन मेम्ब्रेन, देन सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, बाय दीज वेव सेंसरी सेल इरिटेटेड सेंसेशन कैरिड आउट बाय द ब्रेन, ऑडिटरी नर्व एंड प्रॉपर मैसेज सेंड टू द मसल इन द लेग रिप्लाई, मतलब जिसको भी आप भेजना है। ठीक है, ड्यू टू द बॉडी इज बैलेंस एट द टाइम ऑफ वॉकिंग। ठीक है, ओके डन। तो ये हमारी तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का देखोगे, ये निकल रही है, एक कॉक्लियर नर्व निकल रही है। ठीक है, ये वेस्टिबुलर, ये आ रही है सैकुलस एम्पुला से, और ये यूट्रिकुलस से आ रही है, और ये आ रही सेमी सर्कुलर कैनाल से। ये सब मिलकर क्या बनाती है? वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, या इसी को हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। सो बच्चों, आज की कहानी जो मैंने आपको सिखाई, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। लेट मी समराइज ऑल द थिंग्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बॉडी में 2 टाइप के बैलेंस करने हैं। एक तो बैठे बैठे बैलेंस करना है बॉडी को, जैसे लेट रहे हो, मुंडी झुका रहे हो खड़े खड़े। एक चलते फिरते बॉडी को बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आप बैठे हुए बॉडी को बैलेंस कर रहे हो मेरे बच्चों, तो आप किससे करोगे? आप करोगे यूट्रिकुलस और सैकुलस से। अगर चलते फिरते कर रहे हो तो आप करोगे सेमी सर्कुलर डक्ट से। कहानी क्या है? कुछ नहीं है। जब आप मुंडी हिलाते हो तो हेयर सेल बेंड होते हैं, हेयर सेल बेंड होते हैं तो उसके ऊपर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन बेंड होती है, जिससे एक सिग्नल जनरेट होता है। इस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाया जाता है, और ब्रेन एप्रोप्रिएट सिग्नल बॉडी के मसल्स को भेजता है ताकि हम बॉडी को कड़क कर सकें और हमें किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो। सो आई होप कि जो कहानी मैंने आपको समझाई, आई होप आपको वो समझ में आई। अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज लेट मी नो बच्चों। अगर आपको मेरे लेक्चर सुन तो लेते ही होगे, देखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स।
आपको गूगल में कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू टाइप द magnetbrains.com। जब आप उसे टाइप करोगे तो आपको एक विंडो खुल के आएगा, उसमें टॉप कोर्सेज पे 11th पे क्लिक करना, उसमें सारे टीचर्स की विंडो खुलेगी। मेरे पे जाना, मेरी फोटो पे जाना, वॉच नाउ पे करोगे तो पहला लेक्चर खुलेगा, फोटो पे क्लिक करोगे तो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। जो सा भी लेक्चर देखना है वो देख लो। अगर आप कंटिन्यूएशन में लेक्चर देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो करो, और अगर आप कोई रैंडमली कोई लेक्चर देखना चाहते हो तो लिस्ट पढ़ी आप देख सकते हो। इससे आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यूट्यूब में होता है कि प्लेलिस्ट के लेक्चर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया। सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय।